अब तक हमने भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो चैप्टर है उसमें पढ़ा कि किस तरह से विश्व एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की नीति पर ज़्यादा जोर दिया। तो जब ये देश एक दूसरे से देशों में जाकर अपने जो उपनिवेश है उनको बढ़ाना, साम्राज्य विस्तार की नीति इन्होंने अपनाई हुई थी, तो इनके साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जैसे भोजन है, खाद्य पदार्थ है, रीति रिवाज है, जो भी वहाँ पर पहुँचे। तो इसके साथ साथ बीमारियाँ और बीमारियों जिस कारण बीमारियाँ फैलती हैं, कीटाणु विषाणु, वो भी उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचे। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी है वह बहुत तेज़ी से फैली। ये मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली, मवेशी मतलब पशुओं की बीमारी थी। और इनसे जब ये जो साम्राज्यवाद की नीति अपना रखी थी, ये अपने पशुओं को भी उनका वो ढोने के लिए दूसरे क्षेत्रों में ले गए। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पर ये बीमारी पशुओं में फैल गई और धीरे धीरे इससे यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों पर इस बीमारी के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा लोगों का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफ्रीका में जो संसाधन थे और मवेशी पशु पक्षी थे उनकी बहुत ही प्रचुरता थी। उन्हीं के आधार पर वहाँ का जीवन का ढांचा है वो टिका हुआ था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये बीमारी फैली, धीरे धीरे पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 90% पशु मर गए। सिर्फ 10% बचे, जितना वहाँ थे उसका 10% ही वहाँ पर बचे। अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, वहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा थे, पालतू पशु थे, तो जिनके सहारे वहाँ के लोगों का जीवन गुजर हो जाता था। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से ही यूरोपीय ताकतें वहाँ के इन खनिज भंडारों और इन संसाधनों को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई और उन्होंने वहाँ पर साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। उन्होंने वहाँ के मज़दूरों की भर्ती, उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए और भुगतान केवल तभी किया जा सकता है जब करदाता बागान या खादानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। उन नए कानूनों में यह व्यवस्था की गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और बाकियों को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। तो वो कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे वो बागान और खादानों में मजदूरी या बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तभी वहाँ पर रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमले हो रहे थे और जो इतालवी सैनिक था उनके पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर अफ्रीका में भेजे जा रहे थे। इन्हीं जानवरों के साथ ये बीमारी वहाँ पर फैली और जैसे ही ये उस महाद्वीप में फैली, वहाँ पर यह बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई और 1892 में ही अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुँची और 5 साल बाद केप अफ्रीका का धुर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुँच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन कम हो गए। अपनी सत्ता को मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहाँ के जो औपनिवेशिक सरकार थे और जो बचे कुचे पशु थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए और संसाधनों पर अपना अधिकार कर लिया और उन लोगों को गुलाम बनाने, अपना दास बनाने का उनको एक बेहतर मौका मिल गया। अब बात आती है कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित तो होते हैं बेटा, एक एग्रीमेंट के तहत उन्हें वहाँ पर ले जाया जाता था। इसे गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। भारत से जो अनुबंधित या गिरमिटिया क्यों कहते थे इसको? क्योंकि इसको अनुबंध को इंग्लिश में एग्रीमेंट कहते हैं और एग्रीमेंट को धीरे धीरे वो लोग गिरमिट कहने लगे और जो एग्रीमेंट के तहत जो श्रमिक वहाँ पर जाते थे काम करने के लिए उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यह आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी।
ठीक है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण की परियोजनाओं के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। यह एक एग्रीमेंट के तहत जाते थे और इसमें यह शर्त होती कि मजदूर अपने बागान मालिकों से 5 साल काम कर लेंगे तो ही स्वदेश लौट सकते थे। 5 साल से पहले उन्हें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती थी। और जो भारत के जो अनुबंधित श्रमिक थे एग्रीमेंट के तहत जो जाते थे, वो मोस्टली उन इलाकों से जाते थे जहाँ पर संसाधनों की कमी थी, उनके जो रोजगार नहीं थे उन क्षेत्रों से, या सूखे ग्रस्त इलाके थे उनसे वो लोग वहाँ जा रहे थे। और जिससे कुटीर उद्योग भी नहीं थे जिन क्षेत्रों में, वो लोग वहाँ पर अनुबंध के तहत काम करने के लिए जाते थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई समूह, ये जो मुख्य देश हैं कैरिबियाई, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो बीच के जो आपको पतला सा एक क्षेत्र दिखाई देता है, वहाँ पर ये देश हैं, वहाँ पर और फिजी में ले जाया जाता था। और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे और वो इन गरीबों को, अप्रवासियों को, जनजातीय समुदाय के लोगों को बहकाकर झूठी जानकारी देकर उनको वहाँ ले जाते थे और उनको वहाँ से वापस आने की इजाज़त नहीं होती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान ही अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया कि ये अनुबंध व्यवस्था कुछ नहीं है, ये एक तरह की नई दास प्रथा है जिसके तहत लोगों को दूसरे ढंग से दास बनाया जाता है। और नई जो मज़दूर वहाँ पर जाते और वहाँ से अगर वो वापस भागना चाहते थे तो उन्हें पकड़ लिया जाता था, जेल बंद कर दिया जाता था, उन्हें सज़ा दी जाती थी, ठीक है। और जो वैश्विक दुनिया के जो यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग स्थानों को चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी और उसकी जो मूल विशेषताएं, यानी कि जब विभिन्न देशों के लोग आकर वहाँ पर इकट्ठा होकर काम करते थे तो उन सब के जो रीति रिवाज है, कल्चर है, जो भी है, वो सब कुछ मिक्सअप सा हो जाता था और एक नई तरह की अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था है वो उभर कर सामने आती थी। फिर बात आ जाती है कि विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी कि भारत के जो भी व्यापारी थे या उद्योगपति थे, उन्होंने भी विदेशों में अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी थी। वो विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी और बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों को पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आए और इन्होंने, आपने इनका नाम सुना हो नट्टू कोट्टई चेटियारों के बारे में। ये बहुत सारे बैंकर और व्यापारी थे जो निर्यात के लिए या व्यापार के लिए लोगों को पैसा देते थे या यूरोपीय बैंकों से ये कर्ज लेते थे और उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी, यानी कि एक तरह से वे बैंकर के रूप में कार्य करते थे। भारतीय व्यापारी और महाजन भी जो हैं, जैसे उसमें से हैदराबादी सिंधी व्यापारी जो हैं, इन्होंने उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले और इन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। दुकानों में सैलानियों को, सैलानी मतलब विदेशियों को आकर्षित करने के लिए विदेशी चीज़ें मिलती थी और ये एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या, यानी कि जो टूरिस्ट थे उनकी संख्या बढ़ रही थी और उन्हें एयरपोर्ट पर ही विभिन्न तरह की सुविधाएं ये व्यापारी जो और उद्यमी उन्हें अवेलेबल कराते थे, तो इससे उनका व्यापार जो था वो बहुत ही फल फूल रहा था। अब है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, यानी कि भारतीय व्यापार किस तरह से धीरे धीरे बढ़ने लगा था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इस कारण उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वे कपास के आयात पर रोक लगाए। ब्रिटेन में आयातित जो कपड़े थे, यानी कि जो हम निर्यात करते थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे भारतीय कपास का ब्रिटेन में आयात जो है वो कम हो गया। शुरू में 19वीं शताब्दी के शुरू में तो ब्रिटिश का कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे।
और जो टैक्स व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में अब उनके माल को बैन कर दिया गया था और बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। 1800 के आसपास जो सूती कपड़े का निर्यात था वो 30% था, जो 1815 में घटकर केवल 15% रह गया था, और 1870 तक यह केवल 3% ही रह गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया। दूसरे देशों में बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर अपने बाज़ार बनाना आसान नहीं था, कि इस तरह से वस्तुओं के जो निर्यात था वो बहुत ही ज़्यादा घट गया था। अब आगे आता है कि 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफ़ीम का निर्यात भी किया जाने लगा, कि कुछ जो चीन था वो भारतीय अफ़ीम का बहुत बड़ा आयातक था, और वहाँ पर चीन का जो चीन है भारत है वो चाइना को अफ़ीम बेचता था। भारतीय निर्यात में अफ़ीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन सरकार भारत में अफ़ीम की खेती करवाती और उसे चीन को निर्यात कर देती, और जो पैसा मिलता उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। तो भारतीय बाज़ारों में जो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आ गई थी। अब क्या होता है, भारत में जो है ब्रिटिश ज़बरदस्ती अफ़ीम की खेती कराते। उस अफ़ीम की मांग चाइना में बहुत ज़्यादा थी, और चाइना के जो भी प्रोडक्ट थे, सिल्क थी, चाय थी, जो भी उनकी अंग्रेज़ों को बहुत डिमांड थी, वो उनको अफ़ीम दे देते और उनसे वो चीज़ें ले जाकर अपने यूरोप में, और इस तरह से यूरोप से जो ब्रिटेन से जो बनी हुई वस्तुएं थी उनको लाकर भारत में बेचते थे, और वो बहुत ही सस्ती होती और उनको यहाँ पर बेचकर वो बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाते थे, और धीरे धीरे जो भारतीय व्यापार था वो ठप होता जा रहा था। 19वीं सदी में विश्व की अर्थव्यवस्था का रूप करने में ब्रिटेन ने और इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, अधिशेष मतलब कि जो भी मुनाफा होता था उसे होम चार्जेज या देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत जो ब्रिटेन के अफसर होते थे, व्यापारी होते थे, वो अपने घर भेजी गई निजी रकम और भारतीय भारी कर्जे का ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटेन के अफसरों की पेंशन भी उसमें शामिल होती थी। यानी कि भारत का पैसा और खर्च किस पर होता था, ब्रिटेन के अफसरों पर खर्च होता था। उसे होम चार्जेज या देसी खर्च के रूप में जाना जाता था। अब आ जाती है महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था, यानी कि जो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला। 1918 और 1939 के बीच में विश्व अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, किस तरह की एक वैश्विक अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिली, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सारी दुनिया पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन इसके असर सारी दुनिया में देखने को मिले थे। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया था जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया, और मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराने लगी थी। युद्धकालीन रूपांतरण, जैसा कि आप जानते हो कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और दूसरे कौन से थे, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में 3 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और पहले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी कि धुरी शक्तियाँ जो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, और धीरे धीरे पूरा विश्व इन 2 गुटों के साथ हो गया। जिनको मित्र राष्ट्रों के साथ मिलना था वो मित्र के, और कुछ धुरी राष्ट्रों के साथ मिल गए थे। युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा ऐसा सोचकर, लेकिन यह युद्ध बहुत ही लंबा 4 साल तक चलता गया, जिससे मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। पहला आधुनिक औद्योगिक युग था यह। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया भर के जो असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी, विशाल जलपोतों, रेलगाड़ी में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाना, युद्ध ने मौत और विनाश की ऐसी विभीषिका रची कि औद्योगिक युग में पहले से और औद्योगिक शक्ति बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत ही कम रह गई थी।
युद्ध के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच जो आर्थिक संबंध थे वो टूट गए थे। इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा युद्ध में खर्चे किए, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। और अमेरिका एक नए आर्थिक देश के रूप में, यानी कि एक धनाढ्य देश के रूप में उभरा, और उसने दूसरे देशों को कर्जे देना शुरू कर दिया। और नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका के दूसरे देशों की सरकार और उनके नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कई ज़्यादा हो चुकी थी। अब पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा गई थी। जो शक्तिशाली देश थे उनमें भी आर्थिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब युद्ध समाप्त होने के बाद क्या क्या सुधार किए जो देश थे, उन्होंने अपनी किस तरह से जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, उसमें क्या क्या चेंजेस किए, ये हम आगे पढ़ेंगे।